हेलो, गुड इवनिंग, हाय, नमस्ते। So today will be the next lecture of metal and non-metal. I think the lecture number 6. And in last class हमने बात करा था वैलेंसी के बारे में। हमने कुछ ज़्यादा ही डीप चला गया था। वैलेंसी कैसे निकलता है, वैलेंसी का लॉजिक क्या है, एंड व्हाट इज वैलेंसी वगैरह। तो एंड मैंने उसमें कुछ आपको होमवर्क भी दिया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में वैलेंसी पढ़ा था ना, तो वैलेंसी होता क्या है। कुछ नहीं बताऊंगा इस वैलेंसी के बारे में, बस वैलेंसी निकालते कैसे, फाइनल फाइनल उसका मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है। तो जो समझना था तुम्हें लास्ट क्लास में तुम समझ लिए। ठीक है। अगर वापस जो तुम्हें समझना है वो कि कैसे वैलेंसी निकालना है, तो पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो। ठीक है। तो देखो, वैलेंसी कुछ नहीं होता है। कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन को देता है और कितना इलेक्ट्रॉन को लेता है ना, वही होती है वैलेंसी। जैसे मान लो ये मेरा रूम है। इस रूम से कितने लोग चले गए, मान लो 3 लोग चले गए, तो इस रूम का वैलेंसी हो गया 3। ठीक। सपोज इस रूम में अब 2 लोग आ गए, इस रूम का वैलेंसी हो गया 2। मतलब ओवरऑल कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो वही है वैलेंसी। अगर हम लॉजिकल बात करें, केमिस्ट्री के डेफिनेशन में बात करें, ये होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर और गेन, द नंबर ऑफ ई माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लिखना है तो नीचे एस लिख दोगे आप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर और गेन बाई एन इंडिविजुअल। कोई एक इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं, मतलब कि अभी एक ही एटम की बात कर रहे हैं। बाई एन इंडिविजुअल एटम, बाई एन इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है। तो यहाँ तक हम वैलेंसी समझ गए। अब मैंने होमवर्क दिया था कि 1 से 20 तक सारे एलिमेंट का हमें वैलेंसी निकालना है। 1 से 20 तक सारे एलिमेंट का हमें वैलेंसी निकालना है, तो चलिए निकालते हैं हम। देखिए, मैंने क्या बोला था, वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। ये शायद विजिबल नहीं होगा ये वाला कलर, मैं ये रहता हूँ। हाँ, ये विजिबल है ना। तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको यहाँ रखता हूँ। तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख दिया। सेकेंड स्टेप, जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वही हो जाएगा आपका वैलेंसी। उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, तो मैं ये बता रहा हूँ। तो इफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 इन आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, सबसे बाहरी वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। इफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 इन वैलेंस सेल, मैं आउटर मोस्ट सेल बार बार नहीं लिखूंगा, वैलेंस सेल केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, तो मैं वैलेंस सेल ही लिखते हैं। वैलेंस सेल, if the electron is less than 4 in valence cell, then that is the valency, that is the valency। ठीक है। अगर 4 से कम रहेगा, लेस देन 4, नहीं नहीं एक सेकेंड, लेस देन एंड इक्वल टू 4, ओके, लेस देन, लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये 4 है, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू 4 इन वैलेंस सेल, देन दैट इज वैलेंसी। ठीक है। एग्जाम्पल में करते हैं, पहले तीसरा पॉइंट मैं बता दूं। तीसरा पॉइंट ये कहता है, इफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल greater than 4, like 5, 6, 7 और 8, देन हम क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेंगे, -8 कर देंगे, -8 कर देंगे। तो ये सबसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। तो आप ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। चलिए देखें।
अब हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन किए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन किए तो इसका 1 ही आ गया। ठीक है, तो अब इसका मैंने क्या बोला था, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, तो सपोज हाइड्रोजन मान लो ये एटम है, ये एटम है आपका, इसके एक ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो सबसे पहला वाला सेल होता है, सबसे फर्स्ट सेल होता है। ठीक है, और उसके बाद ये सेकंड सेल हो जाएगा, थर्ड सेल हो जाएगा, तो जो सबसे आखिरी वाला सेल होता है उसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो आखिरी वाला सेल होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, सबसे एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ले आए। इसका आउटर मोस्ट सेल की कौन सा हो गया, यही वाला हो गया। अब आगे वाला सेल थोड़ी बनेगा, क्योंकि आगे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन था अंदर वाले सेल में भरा गया। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन में सबसे आखिरी बार सेल भरते हैं उसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया ये। ठीक है, तो सीधा सीधा समझो, जो बाद में लिखा रहता है, ये आउटर मोस्ट सेल का है, ये आउटर मोस्ट सेल का है, ये आउटर मोस्ट सेल का है, आउटर मोस्ट सेल का है, ये आउटर मोस्ट सेल का, अंदर वाला छोड़ के जो भी एक बार बाहर वाला लिखा हुआ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ देखो, ये तुम्हारा इसका वैलेंसी कितना है, हम यहाँ लिखते हैं वैलेंसी चार्ट, वैलेंसी चार्ट बनाते हैं हम यहाँ पे, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने बोला था, अगर बस तुम इतना समझो कि जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका वैलेंसी होता है, इसका वैलेंसी 1। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 है, इसका वैलेंसी क्या 2 हो जाएगा। यही दिक्कत आ जाता है, यही दिक्कत आ जाता है। वैलेंसी का डिफिनीशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ले या दे रहे हैं। तो यार, जब हीलियम स्टेबल है, हीलियम स्टेबल क्यों, मैंने बताया था, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में अगर आउटर मोस्ट सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल कंफिग्रेशन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लेना देना नहीं चाहते हैं। सपोज इस घर में 8 लोगों की जगह इस घर में 8 लोग हैं, तो अब इस घर से ना लोग जाएंगे ना लोग आएंगे, क्योंकि ये घर स्टेबल है, क्योंकि ये घर क्या है, स्टेबल है। तो सिमिलरली हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब ना वो इलेक्ट्रॉन चाहता है ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो मतलब ऑब्वियस बात है, किसी को शेयर नहीं करना चाहता है, जीरो वैलेंसी, जीरो वैलेंसी, जीरो वैलेंसी। ठीक है, जीरो वैलेंसी। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा जीरो। अब लिथियम का मैंने क्या बोला था, जो भी आउटर मोस्ट शेल में रहेगा सेम एज इट इज, इसका वैलेंसी हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में 1, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखिए आप, बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैंने क्या बोला था, 8 होने चाहिए तो ये स्टेबल है। मैंने 2 भी बोला था, लेकिन 2 सिर्फ किस किस केस में होता है, हीलियम और हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 2 होता है। हीलियम और हाइड्रोजन के केस में अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्टेबल होता है। अन्यथा कोई भी दुनिया का एटम है, उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो स्टेबल होगा। इन दोनों के केस में अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये स्टेबल है, नहीं, 8 होने चाहिए, नहीं 8 होने चाहिए। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो इतना ही इसका वैलेंसी हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 2 है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, मतलब जो बाद में लिखा हुआ है ना वही इसका वैलेंसी हो जाता है 3। इसमें कितना हो जाएगा आपका, 4, 4, ये 5। मैंने क्या बोला था, क्या बोला था। अब देखो नाइट्रोजन के केस में इसका वैलेंसी क्या 5 हो जाएगा, नहीं। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका वैलेंसी एज इट इज लिख दो आप। अगर इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 होते हैं, या जैसे इसमें देखो इलेक्ट्रॉन 5 है, तो क्या करेंगे, 8 से माइनस करना पड़ेगा इसको, 8 से माइनस करना पड़ेगा इसको, इसको क्या करना पड़ेगा, 8 से माइनस करना पड़ेगा, तो डेट विल बी 8 - 5। कितना आ गया, 3। तो नाइट्रोजन का आपका वैलेंसी कितना आ गया, 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी आपका आ गया 3। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या डायरेक्टली आप 6 लिख दोगे, नो, आप डायरेक्टली 6 नहीं लिख सकते। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ही आप उसको डायरेक्टली वैलेंसी लिख देते हो। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7 या 8 होते हैं तो उसको आपको 8 से माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो क्या करोगे आप, 8 - 6, दैट विल बी 2, दैट विल बी 2, दैट विल बी 2। क्लोरीन के केस में कितना आ जाएगा, 8 - 7, दैट विल बी 1, दैट विल बी 1। अब बताओ नियॉन का, नियॉन का मैंने क्या बोला था, किसी भी सेल में अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एटम के अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होना होते हैं।
तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, जीरो। वैलेंसी का तो डिफिनेशन यही है ना कि अगर भैया तुम कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उतना तुम लिखो मेरे में। तो इसमें तो भैया ना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, तो वैलेंसी कह रहा है ना तुम तो ले रहे हो ना दे रहे हो, तुम तो जीरो हो, तुम वैलेंसी कितना है तुम्हारा, जीरो। तो ये नियॉन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, नियॉन का वैलेंसी हो जाएगा जीरो, है ना। नियॉन का वैलेंसी हो जाएगा जीरो, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी समझते हैं, सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा। सोडियम के आटोमेटिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इसका वैलेंसी हो जाएगा एक। मैग्नीशियम का वैलेंसी हो जाएगा दो। इसका मैग्नीशियम का वैलेंसी हो जाएगा दो, ठीक है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी हो जाएगा तीन। सिलिकॉन का वैलेंसी हो जाएगा चार। फास्फोरस का वैलेंसी कितना, पाँच। तो पाँच तो नहीं ले सकते, सिर्फ हम एक से चार तक ही आइडेंटिटी उतारते हैं। तो पाँच में क्या करना पड़ेगा, एट माइनस फाइव, एट माइनस फाइव, एट माइनस फाइव, दैट विल बी थ्री, ठीक है। अब इसी तरह आप सेल छोड़ो छोड़ो, मैं सबका सबका बता देता हूँ। एट माइनस सिक्स, दैट विल बी टू। क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है, तो कितना करोगे, सात को तो एज इट इज नहीं उतार सकते, एज इट इज तो एक से चार तक ही उतारते हैं। तो सात इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे, एट माइनस सेवन, एट माइनस सेवन कितना होता है, वन होता है, ठीक है। चलो आर्गन समझते हैं। अब क्या आर्गन, हाँ वेरी गुड, आर्गन क्या है, अस्टेबल है। आर्गन क्या है, अस्टेबल है, अस्टेबल है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो वैलेंसी कितने हो जाएंगे इसके, जीरो हो जाएंगे। पोटेशियम के केस में वैलेंसी कितने हो जाएंगे, एक। सर आपने इसमें एज इट इज उतार दिया, अरे हाँ बच्चे मैं कह रहा हूँ ना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एक, दो, तीन या चार है तो आप उसका वैलेंसी एज इट इज लिख सकते हो। कैल्शियम का वैलेंसी टू। तो मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया, मैंने एटॉमिक नंबर वन से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक का आपका वैलेंसी निकाला है, ठीक है, निकलवाया है, ठीक। और मैंने इसको होमवर्क भी दिया था, आई होप आप ये करके आए होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट होमवर्क आपका रहेगा कि आप एटॉमिक नंबर वन टू आई मीन सॉरी 20 to 30 का आप वैलेंसी निकाल के लाएंगे। आप एटॉमिक नंबर 20 to 30 का, 20 to 30 का आप क्या निकाल के लाएंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर वैलेंसी, वैलेंसी क्या करके आएंगे, फाइंड करके आएंगे, ठीक है। वैलेंसी फाइंड करके आएंगे, ठीक है। चलो अब आगे 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 की क्लास बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना था हमें, हम ये वैलेंसी वैलेंसी क्यों पढ़ रहे थे, वैलेंसी के टॉपिक आपका पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो एटॉमिक नंबर 20 to 30 मैं डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये कुछ नहीं है, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको लिटरली अपने आप पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। वो भी नहीं हो रहा था, थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे आप करते रहें, अपने आप सब कुछ चीज़ें समझ में आती जाएगी आपको, ठीक है। नाउ हम कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, नाउ देखें, हम कल की क्लास में रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है। कल की क्लास में हम जो है रिएक्शंस पढ़ रहे थे, एंड रिएक्शंस में सबसे बातें हमने क्या जाना था, रिएक्शन में हमने क्या क्या लिखा था। सबसे पहले हमने रिएक्टिविटी एलिमेंट लिखा था कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, कौन सबसे कम रिएक्ट करता है। हमने कुछ कुछ इस टाइप की बातें लिखी थी और करी थी, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने क्या बातें करा था, उसके अलावा हमने बातें करा था कि रिएक्शंस हमने पानी के साथ करवाया था, ठीक है। रिएक्शन हमने पानी के साथ करवाया था, और रिएक्शन हमने किस किस के साथ करवाया था, ये चल, मैं एक बार ये रिएक्टिविटी एलिमेंट फिर से लिखता हूँ आपके लिए। रिएक्टिविटी एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी एलिमेंट्स लिखता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले एक मैंने ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ, ट्रिक आपको, ठीक है। कि एन ए कि एन ए केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। मैंने ये ट्रिक बताया था आपको, फिर आता था CuHgAg, ठीक। आगे और भी एलिमेंट मैं लिखूंगा धीरे धीरे। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, ये एलिमेंट लिखने के बाद मैंने बताया था, ध्यान दे इस बात को,
ये जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट है ना, इतना ज्यादा रिएक्ट होने के लिए बेचैन रहते हैं ना यार, इनको फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन आ रहा है, बस उनको रिएक्ट हो जाना है। ठीक है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता मेरे सामने कौन आ रहा है। लाइक कुछ, वो क्या कहते हैं उसको, कि ये रिएक्ट होने के लिए इतना ज्यादा बेचैन है। छोड़ जान दो, मैं नहीं कहूंगा। तो ये, मैं इसका क्या करा रहा था, पानी के साथ सबका रिएक्शन कराना था। तो यार ये ना कोल्ड स्ट्यू के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। पानी को गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाए। ये जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, इसको थोड़ा गर्म पानी की जरूरत पड़ेगा, इसमें हो जाएगा हॉट पानी, हॉट एच टू ओ को क्या कहते हैं, पानी। ये जो नीचे के एसी तक तीन है, नीचे तक के जो है, इसको चाहिए होता है स्टीम, बहुत ही गर्म पानी, बहुत ही गर्म पानी, बहुत ही गर्म पानी, मतलब स्टीम कर दिया आपने, गर्म कर करके स्टीम स्टीम बना दिया। ठीक है। तो आपको सीधे सीधे बातें समझ में आ रही है। ऊपर वाले जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका रिएक्टिविटी घटते जा रहा है, रिएक्ट होने की टेंडेंसी उसकी घटते जा रही है। जैसे आप, लाइक जैसे आप पहाड़ पे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटते जा, कोई भी पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, आपकी सांस फूलने लगती है ऊपर जाते जाते। ठीक, क्यों फूलने लगती है, क्योंकि प्रेशर घटते जाता है। तो सिमिलरली मैंने भी एलिमेंट को कुछ ऐसे अरेंज किया है कि आप जैसी जैसी क्या हो गया मेरे पेन को, हाँ, आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे, उसका रिएक्टिविटी घटते जाएगा। ऊपर वाले एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उसके नीचे वाला थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम 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 कम, लास्ट में आते आते हालत ये हो गया कि पीवी से लेकर एजी तक रिएक्ट ही नहीं करता है। डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये कोल्ड स्ट्यू के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको मैंने कल बताया था, समझ, मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था आपको, ये भी बता दिया था, हाँ। और मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, कल क्या बताया था आपको। कोल्ड वाटर रिएक्ट में पढ़ा दिया था मैंने, ये भी बताया था कि एक्जोथर्मिक नहीं, एक्जोथर्मिक शायद मैंने नहीं बताया था आपको। हाँ, और ये मैंने बता दिया था कि, हाँ मैंने रिएक्शन लिख दिया था, मैंने रिएक्शन लिख दिया था, रिएक्शन ये था। चलो अब इसका रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन में क्या था कि के एन एन सी ए का रिएक्शन लिखते हैं। अब तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनता है, फाइनल आंसर क्या आता है तुम्हारा ये। तो मान लो तुम के को, पोटेशियम को डालते हो पानी में, पोटेशियम को डालते हो पानी में, लाइक एक बाल्टी में तुम्हारा पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम है सब जगह, के, और उसमें तुम वाटर डाल दिए, तो फाइनली तुम्हारा क्या बनता है, दोनों मिक्स होके क्या बन जाएगा, दोनों मिक्स होके बनता है KOH प्लस H2। तो फाइनली मैंने आपको अगला क्या था हमारा एलिमेंट, ये Na Na प्लस प्लस, ये सब तो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है ना, ये भी कोल्ड था, कोल्ड H2, कोल्ड H2। ठीक है, फाइनली क्या बनते हैं, ये बनते हैं NaOH प्लस गैस H2। ये एरो का साइन मतलब गैस जो है ऊपर उड़ जाता है, ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो सर ये रिएक्शन कैसे लिख रहे हो, अरे इस रिएक्शन को समझने के लिए तो हम बैलेंस ही शुरू किए थे। चलो बताते हैं रिएक्शन कैसे लिखते हैं। देखो, ये H2 अलग हो जाता है, और ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इसका टूट कर जो है इसका मैं कलर, हाँ ये ले लेता हूँ। इसका जो है टूट कर पार्ट आता है H, और OH आता है टूट कर पार्ट, ये टूट गया। ठीक है, अब दोनों को मिलाओ ना, देखो H2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो क्या होता है ना, ये K है यहाँ पे ये OH है। ठीक है, तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, 2OH होता है यहाँ पे। वो सब रिएक्शन वगैरह बैलेंस तो तुम करना जानते नहीं हो, क्योंकि और मैंने भी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे ये सब तुम्हें बताया नहीं है, क्योंकि मैंने वो चैप्टर ही नहीं शुरू करा है। तो जब वो चैप्टर मैं शुरू करूंगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैं रिएक्शन का पूरा बिठाऊंगा कि कैसे आखिर क्यों होता है और क्या होता है, क्या क्या रीजन है, अलग अलग बातें मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लें यहाँ पे। ये के है, के क्या करता है, ये के यहाँ पे लिख दिया। आप रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, रिएक्शन कराने, आप यहाँ के एज इट इज के लिख दो। ये जो टूटा हुआ OH है, वहाँ पे यहाँ पे OH लिख दो। अब दोनों में एक काम कर दो, हाँ चलो, दोनों में, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो। अब के का वैलेंसी कितना है, देखना आप जो मैंने टेबल लिखवाया था, के का वैलेंसी है 1, ये आ जाएगा 1 यहाँ पे। के का वैलेंसी 1, तो OH के नीचे आएगा, OH के नीचे मतलब OH हो जाएगा 1। ठीक है, और OH का वैलेंसी देखो, दो वैलेंसी तुम याद रख लो, जब मैं वैलेंसी का पूरा पूरा डिटेल अगले चैप्टर में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बताऊंगा, उसमें सबका वैलेंसी लिखवाऊंगा। SO4 का वैलेंसी होता है 2,
और OH का वैलेंसी होता है 1। ये बातें याद रखना, ये बातें याद रखना, ये बातें याद रखना। ठीक है, ये बातें याद रखना। तो OH का वैलेंसी कितना होता है 1। तो OH का वैलेंसी 1, तो OH क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फाइनली वो क्या बना, K 1 है और OH 1 है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, KOH। सिमिलरली यहाँ पे H2 है, यहाँ पे हम कर दिए H। ये गैस निकल गया, ठीक है, गैस निकल गया, गैस निकल गया, गैस निकल गया। अब सर आपने तो यहाँ पे एक H था, यहाँ पे एक OH था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने KOH ले लिया, तो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन 2 कैसे आ गया? अरे वो सब रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। हमने जरूरी थोड़ी कि हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन लिया, हमने बहुत सारे हाइड्रोजन लिया, हमने बहुत सारा पानी डाला है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल थोड़ी है, बहुत सारा है, बहुत सारा, मान लो 10 है, ठीक है। तो H2 हमारे पास हाइड्रोजन का कमी नहीं है, हमारे पास हाइड्रोजन का कमी नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी Na है, और ये मान लो H एंड OH में टूटा। तो सिमिलरली हम इसको, सिमिलरली यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, लाइक, या लाइक हम यहाँ पे Na को Na लिख दो, और थोड़ी दूर में जाकर यहाँ पे H और OH में टूट गया तो OH लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब Na का वैलेंसी कितना है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। OH का वैलेंसी कितना है 1 1। तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या बनता है, NaOH, 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 ठीक, NaOH। नाउ आपके पास क्या है, Ca है, आपके पास क्या है, कोल H2 है, ठीक है। तो अब देखना इसमें थोड़ा सा Ca का वैलेंसी क्या है। चलो पहले ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तुम्हें ये रिएक्शन अभी समझने की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन के लिए मैं अलग चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बट फिर भी मैं रटवा तो नहीं ना दूं यहाँ पे इसको। तो Ca को यहाँ लिखो, ठीक है। OH को थोड़ी दूर में जाकर लिखो, ये पानी किस में टूटा था, H और OH में टूटा था, ठीक है। तो OH को आप यहाँ पे लिखो। Ca का वैलेंसी कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। OH का वैलेंसी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो फाइनली तुम्हारा क्या बन गया, CaOH होल ट्वाइस। इसका मतलब कैल्शियम एक है और हाइड्रोक्साइड 2 है। इस रिएक्शन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, इस दोनों कैल्शियम और ठंडा पानी को साथ में मिलाते हैं, तो मेरा बनता है Ca का एक मॉलिक्यूल और OH का 2 मॉलिक्यूल। मतलब तुम्हारा रिएक्शन आता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। जैसे वही बात होगी, चाय में तुम चाय पत्ती डालते हो तो क्या क्या बनता है, एक तो तुम्हारा चाय बन जाता है जो कि मेन प्रोडक्ट है तुम्हारा, साथ में कुछ धुआं हुआ भी निकलता है गैस टाइप का, तो ये भी हो गया, कुछ गैस निकल गया हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू बी वरी अबाउट दिस। आगे क्या पढ़ना है तुम्हें, मैंने ये रिएक्शन करा दिया, ठीक है। ये हीट वीट की बात हो गई। हाँ, आगे देखो एक बात और, तो ये क्या होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना ये तुम्हें बस पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये हीट वाला चैप्टर, इसमें तो दिया हुआ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ हीट वाला बात। एक्चुअली जान लो, कोई है नहीं, मतलब कुछ है नहीं। देखो बस तुम इतना समझ लो कि ये जो है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना यार, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये तीनों चीजें, कि इसको अगर ठंडे पानी में मिलाते तो यार बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है। लाइक कि वही बात हो गया कि कोई चीज, जैसे कि तुम चूना में पानी मिला दो, तो चूना इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है पानी से ना कि उबलने लगता है, उबलने लगता है। जब घर चूना से पेंट होता होगा तो समझते होगे। तो ये जब रिएक्शन होता है ना, तो गैस सैस तो निकलता ही है, साथ में तुम्हारे कुछ हीट भी बाहर निकल जाता है, कुछ हीट भी बाहर निकल जाता है। मतलब कि ये रिएक्शन क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सर एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक्जोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन से हीट बाहर है एक्जोथर्मिक, जिस रिएक्शन को करवाने के लिए तुमको हीट अपने घर से देना पड़े उसको कहते हैं इंडोथर्मिक। ये रिएक्शन तो अपने आप हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हीट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो कौन सा ये हो गया, एक्जोथर्मिक हो गया। चलो एक्जोथर्मिक रहने देते हैं, तुम बस इतना समझो कि इसे हीट बाहर आ रहा है, हीट बाहर आ रहा है तो इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हारा इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है आपके चैप्टर में, मोस्ट कैचेस फायर। हाँ, एक बात और इस ध्यान को रखना, ये तीनों है ना, ये तीनों जब हम कराते हैं ध्यान रखना, प्रिकॉशन जब भी रिएक्शन करो घर पे मत करा लेना। प्रिकॉशन रखते हैं हम इसमें, प्रिकॉशन रखते हैं। अब जल्दी आग पकड़ लेता है यार, ये तीनों को तो पहले खुला तो छोड़ते ही नहीं हम, ये तीनों को खुला नहीं छोड़ते हैं। क्यों खुला नहीं छोड़ते हैं, मान लो खुला रखा हुआ है, एक प्लेट में रखा हुआ है,
कहीं से मॉइस्चर आया, मॉइस्चर जैसे एसी वेसी चलती है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहती है रूम में, मॉइस्चर है यार, रिएक्ट कर गया, मॉइस्चर ठंडा ठंडा होता है, ठीक है, मतलब वाटर टाइप का ही होता है ना मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर, ठीक है, तो रिएक्ट कर गया वाटर से, और तुम्हारा हीट, हीट निकल गया, लग गया तुम्हारे घर में आग। इसलिए कभी भी पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम को खुला नहीं रखते हैं, बंद ढक्कन, बंद बंद वाले ढक्कन में रखते हैं, बंद डिब्बे में रखते हैं, ढक्कन बोल रहा हूँ मैं, बंद डिब्बे में रखते हैं, बंद डिब्बे में रखते हैं, ताकि जल्दी रिएक्ट ना कर जाए, ताकि जल्दी रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है। चलो इतना ही है इसमें, आई थिंक हाइड्रोजन के ये ऊपर का तीनों का इतना ही रिएक्शन पढ़ना है, इसके बारे में एक और बात जानना था, कि है तो नहीं इसका मतलब, पता नहीं क्यों दिया हुआ है यार बुक में, कि लाइक इसमें पानी भरा हुआ है, तुम इसमें पोटेशियम को डालते हो, तो पोटेशियम ऐसे ऐसे ये होता है, ऐसे ऐसे मतलब पार्टिकल जो है सिंक करता है, ठीक है, क्या दिया हुआ है तुम्हारे इसमें, फुल कैल्शियम सिंक्स इन कोल्ड वाटर, तो मतलब ये बैठ जाता है, ये बैठ जाता है, उतना कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करता, ये बैठ जाता है, तो सी ए सिंक्स इन कोल्ड वाटर, सी ए सिंक्स इन कोल्ड वाटर, ओके। चलो, तो ऊपर का तीनों का रिएक्शन हमने पढ़ लिया, अब तुम्हारा अगला क्या क्या है, अगला तुम्हारा है एम जी है, एम जी है, मैंने बताया था एम जी है, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आ गए, इसको ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, इसको इतना रिएक्ट होने का चिल नहीं मचा होता, थोड़ा सा हमें गर्म पानी करना पड़ता है, तो प्लस हॉट वाटर, प्लस हॉट वाटर, वाटर क्या होता है, एच टू होता है, एच टू ओ, तुम इसका रिएक्शन खुद कराओ, एच टू ओ को एच एन ओ एच में तोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या एम जी लिख दो, यहाँ पे ओ एच लिख दो, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, दो, तो यहाँ पे दो आ गया, ओ एच का वैलेंसी कितना है, वन, तो यहाँ पे वन लिखो चाहे ना लिखो कोई फायदा नहीं है, तो एम जी ओ एच का होल ट्वाइस आ गया, ठीक है, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस आ गया, प्लस यहाँ पे एच टू गैस उड़ गया, ठीक, एम जी है तुम्हारा, अब अगला क्या है, एल्यूमिनियम का पढ़ लो, चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, एल्यूमिनियम, जेड एन, एफ ई, ये सब किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम, प्लस स्टीम, प्लस स्टीम भी वाटर ही हो गया, वाटर का ही स्टीम बनाया हमने बच्चे, मतलब यहाँ पे H2O लिख दो, ठीक है, क्या बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एल ओ एच थ्री प्लस H2, अब बताने की जरूरत नहीं है, ZnOH2 प्लस H2, FeOH2 प्लस H2, ठीक है। चलो मैं अब आगे देख लेता हूँ क्या पढ़ाना है, रेजोनेबल फॉर्म में बबल शॉट और रेजोनेबल एंड स्टिक कार्बन विद सेल्फ, हेंस कार्बन रिएक्ट, मैं एनसीईआरटी का लाइन डिस्कस करवा रहा हूँ वो मैं पूरी पूरी, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सारी इंफॉर्मेटिव बेस्ड चैप्टर है ये। एक लम्हे तो रातें यूं ही न जाने। एक्चुअली इट्स अ मिस्टेक, देखो, सॉरी, देखो क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो स्टीम स्टू है ना, तो स्टीम में पहले आप बार बार एच ओ एच करते थे, तो पहले आप बार बार ओ एच लेते थे, अब हम एच लेंगे, एच, एच लेंगे, एच 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 लेंगे, एच 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 लेंगे, ठीक है, एच लेंगे, तो ये रिएक्शन तुम्हें याद करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए मैं आगे बताऊंगा, Al2O3, ZnO एंड Fe, इसमें दो बनते हैं, एक FeO बनते हैं और एक बनते हैं Fe3O4, Fe3O4, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तुम ये याद रख सकते हो, ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन तुम्हें याद करने पड़ेंगे, रिएक्शन देखो आगे बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, जो कि हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं, नहीं यार, कोई चीज कैसे बन रही है वो तो हम लैब में करा के देखेंगे ना यार, क्या बन रही है, ठीक है, हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं थियोरेटिकली चीजों को,
तो इसलिए रिएक्शन जहां तक मैं बता सकता हूँ बताऊंगा। आगे भी बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। हालांकि तुम यहाँ तक तो रिएक्शन ठीक है, समझ ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो। 11 12 का जो रिएक्शन आएगा ना, तुम्हें तकरीबन हजारों रिएक्शन रटनी पड़ती है। मैंने रटा था, खुद रटा था। याद नहीं होता था, सुबह उठ के थोड़ा सा रटता था, फिर देख के सो जाता था, फिर सुबह उठ के सो रटा, ऐसे करके रिएक्शन हमें याद करनी पड़ती थी। 11th एंड 12th में बहुत सारे रिएक्शन हमने याद करा था। तो अभी तक जो 9th 10th तक का जो सिलेबस है ना, कुछ रिएक्शन हम बता सकते हैं, कुछ रिएक्शन को हम बताते हैं, हाँ ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। बट टाइम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाता है, हम रिएक्शन को बता नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लैब में हो रही है ना रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाँ ये दोनों को रिएक्ट कराने के बाद ये बना। फाइनली हम यहाँ पे थियोरेटिकल में ये पुट करते हैं कि हाँ देखो ये बना। कैसे बना? तुम जाके करा कर देख लो, तुम्हारे सामने रिजल्ट है। कोई रटवाने वाली काम थोड़ी है यार, हाँ रटने वाली बात है, मतलब कोई यहाँ पे धूर्त बनाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट गिव यू लैम एनी लैम एक्सक्यूज। चलो, तो आई थिंक ये टॉपिक जो है तुम्हारा खत्म हो चुका है। वाटर के साथ जो तुम्हारा रिएक्शन है खत्म हो चुका है। चलो, देखो, ये जो है तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या क्या पढ़ना है हमने। आगे अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है। मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है हमने ये पढ़ा। और हमने ये समझा कि मेटल एंड नॉन मेटल तो क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया। और हमने ये इसके बाद क्या पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने मेटल एंड नॉन मेटल का। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करते थे, प्रॉपर्टी में हमने बहुत सी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह डिस्कस किया। एंड फिर हम पढ़ रहे थे कि इसका रिएक्शंस पढ़ रहे थे। रिएक्शंस विथ वाटर। सर वैलेंसी भी तो पढ़े थे। अरे यार वैलेंसी क्यों पढ़े थे? वैलेंसी ये रिएक्शन को समझने के लिए पढ़े थे। मैं मेजर टॉपिक लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब भाई प्रॉपर्टी में भी तो बहुत कुछ पढ़े थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सब थोड़ी लिख दूंगा यहाँ पे। रिएक्शन विद वाटर, यहाँ पे अब पढ़ेंगे रिएक्शंस विथ एसिड्स। देखो क्या, हम सबसे पहले मतलब कितना अच्छा से डिजाइन किया हुआ ना तुम्हारा बुक का चैप्टर। देखो सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल समझिए होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल उसके बारे में कुछ जान लिए, प्रॉपर्टी मतलब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लिए कि हाँ मेटल को मोड़ते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर टूट जाता है तो वो मेटल प्योर नहीं है, डुप्लीकेट है। ये सब हो गया प्रॉपर्टी। मेटल को तुम पॉलिश करोगे तो चमकने लगेगा। ठीक है, मेटल आई इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल होता है मेटल फॉर्म कटायन, नॉन मेटल फॉर्म अनायन। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कराया इस चीज को। ठीक है, तो ये हमने उसको प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया। अब देखो हम पढ़ेंगे अब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान है, उसका प्रॉपर्टी वगैरह सब पढ़ लिया। अब वो वाटर के साथ हमको मन किया कि चलो उसको ठंडे पानी में रिएक्ट कराते, गर्म पानी में रिएक्ट कराते, स्टीम के साथ रिएक्ट कराते। तो हम इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट करा के एक बार देख रहे थे होता क्या है, बस मन किया। अब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, देखेंगे एसिड क्या। एसिड क्या होता है, वो जो बैटरी वगैरह में नहीं डाला रहता है तुम्हारा, जो गाड़ी के बैटरी में एसिड्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। एसिड तो तुम सबसे पहली बार सुन रहे होगे आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक, तो चलो हम बताएंगे एसिड क्या होता है। जैसे कि तुम शायद ये भी पहली बार सुन रहे होगे कि H2 जो है वाटर होता है। वाटर, इसमें हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, H, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का एक। एक लिखते नहीं है इसलिए H2 वाटर हो गया तुम्हारा। सिमिलरली तुम्हारे एसिड भी अलग अलग होता है, मोस्ट प्रोबेबली HCl, H2SO4 एंड HNO3 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, HNO3, that will be your nitric acid, that will be your nitric acid. Okay, now चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
चलो पढ़ेंगे हम, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। नो 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 नो, एसिड पढ़ा था ना मैं, एसिड, गुड। नाउ ओके, नाउ हम पढ़ेंगे कौन कौन सा इसमें तुम्हें पढ़ना है। देखो इसमें अभी तो तुम्हारे तीन के सारे पढ़ने क्या, मैं बताता हूँ। पहले तुम रिएक्टिविटी सीरीज याद करो यार, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। रिएक्टिविटी सीरीज मैं पुट करता हूँ साइड में, मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सबसे कम। तो केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। हाई, उसके नीचे है ये, हाई कोर्ट है आप एजी एयू के, ठीक, ठीक। ये है केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर यहाँ पे क्या है, हाई। यहाँ पे तुम सोच रहे हो एच दो दो बार हो गया, बट यहाँ पे तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, वही बात हो गई, एच एच लिख दिया। हाई कोर्ट, ये जस्ट मैंने इस मीम्स को पूरे करने के लिए यहाँ पे एच दो बार लिखा। हाई कोर्ट है आपका, आ का ए पी, आप आप का, ठीक। तो व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है। देखो अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। मान लो ये जो तीनों था ऊपर वाला तुम्हारा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। ये थोड़ा कम रिएक्टिव, ये तीनों, ये तीनों और ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ये तो और कम रिएक्टिव, और कम रिएक्टिव, ये सब तो रिएक्ट ही नहीं करते थे। तो जो ऊपर वाला ये जो है ना, ये हम एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करवाते, एसिड्स के साथ रिएक्टिंग इसके बाद में करेंगे। पहले अभी रिएक्शन देख लेते हैं, एल जेड एन एच। समझ लो एल है यहाँ पे, अल्युमिनियम है यहाँ पे, अल्युमिनियम को तुम सबसे पहले रिएक्ट करवाते हो। अच्छा चलो एक बेसिक फॉर्म समझ लो, मेटल, कोई भी मेटल है तुम्हारे पास, मेटल को अगर तुम रिएक्ट करवाते हो डाइल्यूट मिनरल एसिड से, डाइल्यूट मिनरल एसिड से, तो क्या बनता है तुम्हारा, साल्ट प्लस H2, साल्ट प्लस H2, ठीक है। तो कोई भी तुम एसिड के साथ कोई भी मेटल को रिएक्ट करवाते हो, मतलब मान लो कोई तुम मेटल ले लिए, लाइक आयरन ले लिए, अल्यूमिनियम ले लिए, जिंक ले लिए, या आयरन ले लिए, इसको तुम डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड मतलब कि वही बात हो गया ना, सिंटेक्स में शरबत बनाना। लाइक तुम्हारे सिंटेक्स है, उसमें तुम शरबत बना रहे हो, तुमने उसमें एक नींबू घोर दिया, 1,000 लीटर का सिंटेक्स है, और एक नींबू का घोल लगा दिया उसमें, तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया। और नींबू का क्वांटिटी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो डाइल्यूट है, बहुत कमजोर शरबत है तुम्हारा, बहुत कमजोर शरबत है, फायदा नहीं करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो वही हो गया डाइल्यूट एसिड, बहुत टूटा हुआ एसिड है, मतलब कि उतना मजबूत एसिड नहीं है। ये ऐसा एसिड नहीं कि हाथ पे डालेंगे तो हाथ होल होकर नीचे गिर जाएगा, एसिड नहीं, उतना मजबूत एसिड नहीं है। हल्का सा ही एसिड लिया है, मतलब डाइल्यूट एसिड लिया, हो गया डाइल्यूट। तो करेंगे तो तुम्हारा बन जाता है नमक, टाटा नमक, ठीक है। ये तुम्हारा बन जाएगा टाटा नमक, टाटा साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मेटल का, एल अल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट, DILUTE, हम डाइल्यूट पूरा नहीं लिखते हैं, डाइल्यूट का DIL डॉट लिखते हैं। डाइल्यूट एसिड ले लिया हम HCl, डाइल्यूट HCl ले लिया। क्या बनता है तुम्हारा, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन को अलग कर दो, Cl को अलग कर दो रिएक्शन करवाने के लिए। तो एल यहाँ कर दिए, एल जैसा था तो उतर गया, इसमें हाइड्रोजन और Cl को अलग करो। तो यहाँ इसका हम किए हाइड्रोजन अलग Cl अलग, तो यहाँ पे हम Cl को लिखते हैं, सेकेंड वाले को लिखते हैं Cl। तो एल, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3, तो Cl पे क्या आ जाएगा 3। एंड क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1 है, तो एल के नीचे क्या आ जाएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया, AlCl3। तो देखो मैंने क्या बताया था, मेटल को तुम एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, साल्ट। तुम्हारी ये क्या बन गया, तुम्हारी ये बन गया साल्ट,
एंड बचा हुआ तुम्हारा बाय प्रोडक्ट क्या है, H2 फिक्स फिक्स ही कर दिया गया है H2। ठीक है, तो ये एल का समझ में आ रहा है। ठीक है, एल ले लिए। अब तुम जेडेन ले लो, मैं अब एज इट इज लिख रहा हूँ। डाइल्यूट HCl ले लो, तुम डाइल्यूट HCl ले लो। ठीक। अब तुम ये ले लो, खुद से करो, ये खुद से करो, पॉज करके खुद से करो। डाइल्यूट HCl ले लिया हम। ये तुम्हारा बनता है ZnCl2, ये तुम्हारा सॉल्ट है। ये तुम्हारा बनता है MgCl2। ठीक है, प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये बस तुम याद करके लिख दो। ये वाला बस तुम ध्यान रखना, ZnCl2 और MgCl2, ये बस तुम ध्यान रखना। ठीक है सर, HCl से रिएक्ट करें, आपने दो तीन एसिड बताया था, H2SO4 से भी एक बार रिएक्ट करवा के दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे अब हम एल को H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे। तो चलो मैं Al, और क्या कहता है तुम्हारा Zn, Mg, प्लस प्लस प्लस, तीनों में ले लो। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट SO4 का मैंने वैलेंसी क्या बताया था, SO4 का वैलेंसी मैंने बताया था 2, याद करो याद करो। ठीक है, मैंने रटवाया था SO4 का वैलेंसी, मैंने आपको उस लिस्ट में नहीं बताया था, मैंने बाद में बताया था कि SO4 का वैलेंसी क्या था, 2। तो यहाँ पे अलग करो, H को अलग करो, H2 को अलग करो, SO4 को अलग करो। यहाँ पे Al लिखो, यहाँ पे SO4 लिखो। तो SO4 का वैलेंसी 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। SO4 का एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो SO4 के नीचे आ जाएगा 3। Al2 4 SO, एल्यूमिनियम का होल ट्वाइस एंड सल्फेट का होल थ्राइस। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा बचा एज इट इज यहाँ उतार दो H2। ये क्या बन जाएगा, ZnSO4। अब Zn का वैलेंसी कितना है, 2, तो यहाँ उतार दो 2। अब SO4 का वैलेंसी कितना है, 2, तो यहाँ कर दो 2। तो ये जो जो दोनों 2 है ना यार, हम इसको आधा करेंगे, दोनों 2 ऐसे कट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ZnSO4 + H2। ठीक है, अब यहाँ पे बने तुम्हारे Mg2SO4 ट्वाइस प्लस H2। तो ये 2 2 कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है तुम्हारा MgSO4, ये तुम्हारा बन जाता है ZnSO4। सर ये 2 2 कट कैसे गया, ये बताऊंगा कैसे कट गया। ये कुछ नहीं है, जस्ट जो भी हमने प्रोडक्ट मिला ना, लाइक यहाँ पे क्या बना था, ZnSO4 मिला था, हमें दोनों दो दो मिल रहा था, हमने दोनों को आधा आधा कर दिया। हमें हमें बस एक चाहिए यार, अभी तो अभी फिलहाल के लिए हमें एक चाहिए। इसको भी एक कर लो, इसको एक कैसे करेंगे यार, इसको अगर इसमें से दो हम निकालते हैं, तो ये इसमें से दो इसका तो फिर बच ही जाना है ना। ठीक है, इसका मान लो कि जैसे Zn2 था, SO4 था, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, तो दोनों एक आ गया। ठीक है, इसमें तुम किससे डिवाइड करोगे कि दोनों हट जाए, नहीं हट पाएगा ये। इसमें क्या बन रहा था, तुम्हारे MgSO4 बन रहा था। मतलब कि दोनों का अगर रेशियो सेम आ गया ना, तो तुम उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शंस का एक क्लास और चलेगा। रिएक्शंस, मैंने रिएक्शन विद वाटर पूरा पढ़ा दिया। रिएक्शंस विद एसिड्स का मैं एक क्लास और लूंगा। रिएक्शन विद एसिड का एक क्लास और लूंगा, एक और रिएक्शन है, और एक और रिएक्शन है, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, जमीन के अंदर से कैसे निकलता है। तो आप उसको साफ किस तरीके से करते हो, लाइक चावल है, चावल में से हम दाना चुनते हैं, तो साफ करने का प्रोसेस ही हो गया ना, हैंड पिकिंग। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरीके पढ़ेंगे और समझेंगे कि फिर से हम डिटेल में समझेंगे कि मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पहले वाले क्लास में मिनरल ओर के बारे में बताया भी है, और ये सब हैंड पिकिंग मेथड वगैरह, तो नहीं, ये सब पहले वाले क्लास में मैंने जस्ट रिव्यू दिया था, तो इसे बताया था। मैं ये सबको बोला था डिटेल में बताऊंगा, तो ये सब बताऊंगा कल के क्लास में। ये जो रिएक्शंस है तुम्हारा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद से मैं शुरू करूंगा तुम्हारा क्या, ये मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी में क्या पढ़ते हैं हम, मिनरल पढ़ते हैं, ओर पढ़ते हैं, ये कैसे निकला, कैसे क्या हुआ, तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो क्लास हमारा बाकी है तकरीबन, इसमें मैं बताऊं तो नहीं नहीं करते ये भी, एक लेक्चर वहाँ, 4 लेक्चर और लगेंगे इसमें। 4 लेक्चर में ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा।
3 या 4 लेक्चर समझ लो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 3 या 4 लेक्चर में ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो आज है तुम्हारा फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे को तुम्हारे लगेंगे क्लास, संडे को भी लगेंगे, ठीक है। तो सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, मतलब 23 तक ये चैप्टर तुम्हारा जो है खत्म हो जाएगा। 23 तक ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद जो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दो हो सकते हैं, या तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और या जो अगला चैप्टर हो सकता है पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि जब जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये दोनों चैप्टर का नीड आ रहा है, और मुझे इस दोनों चैप्टर का बातें वहां पे बताना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि मैं दोनों में से कोई एक चैप्टर तुम्हें पढ़ाऊँ। पीरियोडिक टेबल शायद हो सकता है कि शुरू करूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल जैसे ही खत्म होता है, मैं इसमें आऊंगा। तो ओवरऑल करते हुए भी सितंबर के फर्स्ट वीक तक तुम्हारे 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। होप यू एंजॉयड दिस सेशन, है ना। यू एंजॉय, ठीक है।